यस प्लीज। तो आज हम फिर से टॉपिक का शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर शुरू किया था उस चैप्टर का नाम था बाइनोमियल। क्या नाम था भाई? बाइनोमियल। और बाइनोमियल में हम एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ चुके हैं। सब लोग ख्याल करिएगा कौन सी? x प्लस वाई का पावर n क्या होता है। और x प्लस वाई के पावर n का हमने बाइनोमियल एक्सपांशन पहले ही लिख चुके हैं पिछले वीडियो में। बस मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि हमारा वापस से आइडिया क्लियर हो जाए जी। तो सबसे पहले है NC0, y का पावर 0, x का पावर n। नेक्स्ट टर्म है NC1, y का पावर 1, x का पावर n माइनस 1। और लास्ट में था NCn, y का पावर n एंड x का पावर n माइनस n दैट इज 0। तो यह है हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन। किसका? x प्लस वाई के पावर n का। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज कि हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट चीजें, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन। तो सबसे पहली चीज जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है जनरल टर्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सिर्फ नाम लिखा देता हूं जी, जनरल टर्म। उसके बाद टॉपिक का नाम रहेगा मिडल टर्म, और ऑब्लिक में एस है मतलब टर्म्स भी आ रहा है। जनरल टर्म, नेक्स्ट है मिडल टर्म ऑब्लिक मिडल टर्म्स, थर्ड है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और चौथा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट। और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये चारों चीजें एक में एक से रिलेटेड है। मतलब हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं x प्लस वाई के पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन, और आप सब जानते हैं ये NC0, NC1 और ये NCn, ये सब उसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। और x प्लस वाई के पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। यहां तक कि हम लास्ट टाइम ये भी कर चुके हैं कि NC0 प्लस NC1 डैश 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 अप टू NCn इज 2 का पावर n। और वो कैसे आया था वो पिछले वीडियो में आप एक बार कवर कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक का नाम है 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन, ये वो चारों टर्म्स हैं। ये मैंने अभी आपको बता दी है, लेकिन मैं एक एक करके बताऊंगा। तो अब हमारा टॉपिक है इसके अंदर जनरल टर्म। तो आपको क्या करना है? ये x प्लस वाई के पावर n का एक जनरल टर्म लिखना है। और अगर नहीं आए तो आप मुझसे इस क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम कोविड-19 के पूरे नॉर्म्स फॉलो करते हुए ही हम ये क्लास ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन और मैक्सिमम लोगों के लिए ऑनलाइन जी। सबसे खास बात, बाइनोमियल में जब भी हम जनरल टर्म लिखते हैं इट इज ऑलवेज TR प्लस 1, और इसका फॉर्मूला होगा NCR, y का पावर r एंड x का पावर n माइनस r। यह है हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म। ऑफ कोर्स वेयर r इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n। ये लिख लीजिए प्लीज, जबकि ये हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज व्हाट्सएप करिए या फोन के थ्रू बात करिए जी। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें पहला टर्म है जनरल टर्म, और ये आपके सामने लिखा। आप लोग को भी कोई डाउट है मार्क करके रखिएगा, बाद में आपको क्लियर कर देंगे जी।
ये क्लियर है सर? ओके तो अब अगर आपको जनरल टर्म क्लियर है तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म. फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ find the fourth term in the expansion of 2x minus y by 2 whole का पावर 7. अब आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो आप इतना तो जानते हैं, पहले आप जनरल टर्म लिखेंगे. लेकिन जब आप जनरल टर्म लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा TR+1. यहां पावर में n7 है तो ऑब्वियसली आप ये तो समझते हैं यहां पे 7CR आएगा, यहां पे y का पावर r आएगा और यहां पे x का पावर 7 माइनस r आएगा. सबसे पहले आपने इसका जनरल टर्म लिख लिया. लेकिन फिर क्योंकि आपको फोर्थ टर्म लिखना है तो आप r के बदले 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा. आप r के बदले 3 पुट करेंगे, r के बदले आप 3 पुट करेंगे. लेकिन जिसको हम x बोलते हैं वो इस सिचुएशन में 2x है, जिसको हम y बोल रहे थे वो इस सिचुएशन में -y/2. तो हमने वही तो लिखा 7c3, यहां पे लिखा 3 + 1 4, तो ये हो गया 7c3. अब जिसको हम बाइनोमियल में x बोलते हैं x, तो भाई साहब जिसको हम x बोलते हैं ये हमारा x है. मतलब एक्चुअली दिस इज अवर x. और जिसको हम y बोलते थे मैंने माइनस अंदर डाला एंड दिस इज अवर y. तो आंसर आ गया 7c3 y. लेकिन जो मैं y बोल रहा हूं वो रेड कलर वाला है, और रेड कलर वाला y मतलब ब्लू कलर वाला -y/2. तो ये लिखा है y का पावर 3 और ये लिखा है x. अब जो मैं x बोल रहा हूं वो रेड कलर वाला x है और x का नाम 2x है, तो 2x का पावर 7 - 3. आई होप ये क्लियर है. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये 7 - 3 4, तो ये जो लिखा है 7c3, ये लिखा है 2 का पावर 4, नीचे लिखा है 2 का पावर 3 एंड ऑफ कोर्स माइनस बाहर आ गया. यहां पर आ गया x का पावर 4 एंड y का पावर 3. बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहां पे जो भी नंबर आएगा वो रख दीजिए, ऑफ कोर्स विथ माइनस साइन, और x का पावर 4 इंटू y³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो भी आप समझ सकते हैं. नीचे लिखा है 2³, ऊपर लिखा है 2 का पावर 4, तो सिर्फ एक ही 2 बचेगा. 7c3 का मतलब होगा 7 × 6 × 5. मैं लिख रहा हूं आपके लिए 7 × 6 × 5 और 3 × 2 × 1, और ये 2 है एंड ऑफ कोर्स माइनस है, तो ये 6 और ये 6 गया. 7 × 5 = 35, 2 = 70. तो जो आपका फोर्थ टर्म आ रहा है वो ये है. लिख लीजिए प्लीज. जी, आई होप आपने वो कैलकुलेशन कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ. अब किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x के पावर 6 का. किस में? इसके एक्सपांशन में. लेकिन अभी तक तो हमने बाइनोमियल पढ़ा है और बाइनोमियल में यहां पे 2 ही टर्म होते हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां तो लिखा है 1 + 3x
प्लस 3x² प्लस x³। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, वो शायद ये लिखा है, और ये ओवरऑल यहां 15 लिखा है, और ये जो लाइन ऊपर लिखी है कोएफिशिएंट ऑफ, ये वाली लाइन, ये एज इट इज लिखी। ये चीज मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब आप समझ गए। इन तो अब क्वेश्चन हो गया, हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन 1 प्लस x का पावर 45। तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं स्ट्रेट अवे आंसर बोल दूंगा। और ऑफ कोर्स कोई आपसे पूछे ये टर्म क्या होगा, तो यहां लिखा रहेगा 45c6 इंटू एक्स का पावर 6। तो मुझे तो सिर्फ ये बताना है, और आगे से कोई ये भी पूछे ये 45c6 इंटू एक्स का पावर 6 इसका कौन सा टर्म है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा ये उसका 7th टर्म है, तभी तो R6। क्या ये क्लियर है? प्लीज वर्क कर लीजिए। एक बार प्लीज इत्मीनान से चेक करिए रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, एकदम इत्मीनान से। डन। आई होप ये क्लियर है। गुड। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है जनरल टर्म, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जी। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज हैंड करिए और बताइए। और ऑफ कोर्स ऑनलाइन आप रेज हैंड करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, आप मुझे कॉल करिए, वरना आप घर पे हाथ उठा रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं होगा जी। आर यू एंजॉइंग इट? गुड। अब इससे पहले कि हम जनरल टर्म में क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं जी, ये वापस से लिखा है x प्लस वाई का पावर n, ये आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा, और ऐसा लिख दूं, तो क्या हो गया? जहां जहां x था वहां 1 आ गया, और जहां जहां y था वहां x आ गया। तो पहला टर्म होगा NC0, x का पावर 0, और 1 का पावर n। 1 का पावर n नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगला टर्म क्या होगा? NC1 इंटू एक्स का पावर 1 इंटू 1 का पावर यहां पे n माइनस 1। 1 का पावर n माइनस 1 1 ही होने वाला है। और लास्ट में आने वाला है NCn x का पावर n। ये अभी भी वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको देख के एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं। अभी ये था 1 प्लस एक्स का पावर n, अब ये है 1 माइनस एक्स का पावर n। तो सबसे पहले यहां पर आएगा NC0, ये x का पावर 0 नहीं आएगा, माइनस एक्स का पावर 0 आएगा। अगला टर्म आएगा NC1 इंटू माइनस एक्स का पावर 1, और माइनस का पावर 1 1 आ गया, और ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला टर्म यकीनन NC2 x² आएगा, और जो लास्ट टर्म रहेगा, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिख दिया, NCn x का पावर n, एंड ऑफ कोर्स माइनस 1 का पावर n। अब ये क्यों बता रहे हैं, ख्याल करिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अगर मैं आपसे 1 प्लस 2 करने को बोलूं, क्या बोलूं? तो जब आप 1 प्लस 2 करोगे, या फिर 1 प्लस 2 करने से पहले, ये 1 है ये 2 है, ओके। अब 1 प्लस 2 करने से पहले अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर, पहले आपने इक्वेशन 1 लिखा, फिर आपने इक्वेशन 2 लिखा, फिर इक्वेशन नंबर 1 में मैंने x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया, तो ये x का पावर 0 मतलब 1 का पावर 0, मतलब ये सब गायब हो गया। मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या दिख रहा है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, और उसका लेफ्ट साइड क्या आ गया?
उसका लेफ्ट साइड आ गया 2 का पावर n। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। आगे आप समझदार हैं मैं क्या कर रहा हूं। आपने x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट किया, तो फायदा क्या हुआ, ये तो 0 आ गया। ये आपका आंसर। अब दो बातें हो सकती, 3 + 4 करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, 3 - 4 करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैंने 3 + 4 किया तो लेफ्ट साइड तो 2 का पावर n आएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2 बार आएगा। यस, क्या ये क्लियर है? यस, हाँ यस, राइट। तो ये NC0, NC2, NC4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर ये 2 नीचे आ जाएगा। तो फिर कोई आपसे पूछे NC0 + NC2 + NC4 इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर होगा 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, और 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 का पावर n - 1। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट है कि सम ऑफ ऑल द इवन सब्सक्रिप्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है? सम ऑफ ऑल द इवन सब्सक्रिप्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या ये क्लियर है? इसको आप चाहो तो रिजल्ट नंबर 5 के नाम से याद रख सकते हो। जैसे भी हमने 3 + 4 किया, आप समझदार हैं, आप 3 - 4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये डबल प्लस आ जाएगा, मतलब यहां पे 2 आएगा, यहां NC1 आएगा, यहां NC3 आएगा, यहां NC5 आएगा, 2 नीचे चला जाएगा। आगे आप समझदार हैं, और ऑफ कोर्स ये रुक नहीं रहा है, ये सब रुक नहीं रहा, ये सब जाते जा रहे, पिछले बार भी इस बार भी। तो इक्वेशन नंबर ये 6 हो गया। इक्वेशन नंबर 5 क्या था, NC0 + NC2 + NC4 + NC6 डैश 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 डैश, और डैश 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 इनफाइनाइट तक नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है वो क्या n ऑड है कि इवन। ये रिजल्ट नंबर 6। तो अब हमारे को 3 रिजल्ट याद हो गए, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 का पावर n, और अगर NC0 + NC2 + NC4 ऐसा पूछ रहा है तो 2 का पावर n - 1, और NC1 + NC3 + NC5 सो ऑन एंड सो फॉर पूछ रहा है तो भी 2 का पावर n - 1। क्या ये क्लियर है? प्लीज गो फॉर इट। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ किसके, इसके। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और आपको इस नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो पहले 5C0 आएगा, इसमें भी 5C0 आएगा, फिर अगला इसका 5C1 आएगा, लेकिन इसमें जब 5C1 आएगा तो वो 3 का पावर 1 आएगा। 3 मतलब मेरा y है, और ये जो √3 है ये मेरा x है, तो फिर यहां पर आ जाएगा √3 का पावर 5 - 1 दैट इज 4। फिर इसमें एक 5C2 आएगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों। 5C3, फिर आएगा 3 का पावर 3 एंड √3 का पावर 5 - 3 दैट इज 2। फिर लास्ट में आएगा 5C5, 3 का पावर 5 एंड √3 का पावर 0। जैसा इसमें आएगा वैसा इसमें भी आएगा, लेकिन ये सब जो यहां आ रहे हैं वो यहां पे माइनस के साथ आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो यहां प्लस थे और यहां प्लस थे वो माइनस से कैंसिल होगा। ये आपका नंबर है। ये लिखा 5C1 मतलब ये लिखा 5, ये लिखा 3 का पावर 1, और ये लिखा √3 का पावर 4,
√3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 2, मतलब ये लिखा है 3 का पावर 3। ये लिखा है 5c3, और आपको इतना मालूम है कि 5c3 इज 5c2 एंड 5c2 इज 5 4 20/2, दैट इज 10। ये लिखा है 3 का पावर 3 और ये लिखा है √3 का पावर 2 मतलब 3 का पावर 1, मतलब ये लिखा है 3 का पावर 4। 5c5 ये लिखा है 1 और ये लिखा है 3 का पावर 5। अब इस पूरे नंबर में 3 का पावर 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 का पावर 3 कॉमन निकाल लिया, यहां 5 आ गया, यहां 10 आ गया, यहां 3 स्क्वायर आ गया। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो गया 15। 15 प्लस 9 कितना हो गया 24, तो ये हो गया 24। और जब आप 24 लिखेंगे, आई होप अपन सही लिख रहे हैं, हाँ अच्छा हाँ सॉरी, अपन ने 3 का पावर 3 निकाला तो यहां 5 आ गया, यहां एक 3 मतलब यहां 30 बच गया, सॉरी, और ये 3 स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर इज 9, ये आ गया 35। 35 प्लस 9 कितना हो गया 44। 44 मतलब 4 इंटू 11। अब ये लिखा है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, तो क्लब कर देंगे तो ये लिखा है 2 का पावर 3, सही है ना, और ये लिखा है 3 का पावर 3 और ये लिखा है 11 का पावर 1। मतलब आपने उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। मतलब आपके नंबर में 2 कितने बार आ रहा है 3 बार, 3 कितने बार आ रहा है 3 बार, 11 कितने बार आ रहा है 2 बार। तो आपको अगर ये पता करना है कि इस नंबर के कितने डिवाइजर्स होंगे, तो 2 आ रहा है 3 बार, तो 2 को लेने के कितने तरीके हैं 4, जो कि हम पीएनसी में देख चुके। 3 कितने बार आ रहा है 3 बार, तो लेने के तरीके कितने हैं 4। 11 कितने बार आ रहा है 1 बार, तो लेने के तरीके कितने 2। तो 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। मतलब ये जो नंबर लिखा है ये वो एक्चुअली ये है, तो इसके 32 डिवाइजर है, मतलब इसके भी 32 ही डिवाइजर है, लिख लीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज जुगलबंदी, बाइनोमियल विथ पीएनसी। और धीरे धीरे JEE में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जुगलबंदी। पॉज करिए सर वीडियो प्लीज एक बार। ओके, नाउ दिस कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ, ये लिखा है 4r + 5th टर्म, मतलब अगर यहां लिखा होता फॉर एग्जाम्पल 7th, अगर यहां 7 लिखा होता और ये लिखा होता 7th टर्म, मतलब आपको r को 6 डालना होता। मतलब ये लिखा है 4r + 5th टर्म, मतलब आपको अपने वाले r में 4r + 4 डालना, इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ 2r + 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का पावर 10, फाइंड r। ये क्वेश्चन किस बात पे आधारित है, बाइनोमियल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, अगर NCX = NCY है तो ये कब हो सकता है, जब x = y है या तो x + y = n है। तो ये लिखा है 1 + x का पावर 10, तो आपको लिखना पड़ेगा 10c। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा 4r + 5th टर्म, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 4r + 4 इज इक्वल टू 10c। ये लिखा 2r + 1, तो आपको लिखना पड़ेगा 2r। तो 10c 4r + 4 इज 10c 2r। तो ये कब हो सकता है, पहली चीज जब 4r + 4 2r हो, या 4r + 4 + 2r 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r इज -4 एंड r इज -2। ये तो पूरे जीवन में कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 + x के पावर 10 में r 0 से 10 तक जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 4r + 2r इज 6r, 4 उधर चला गया तो 6, r इज 1, ये बिल्कुल हो सकता है, तो r इज 1।
देख लीजिए प्लीज फास्ट। और अगर आप ऑनलाइन हैं और आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको कंप्लीट करिए और फिर आगे बढ़िए। आई होप दिस इज क्लियर। गुड। ओके आज के हमारे टॉपिक का नाम था 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमने पहला पढ़ लिया था जनरल टर्म। अब मैं पढ़ा रहा हूं, या तो मैं पहले मिडिल टर्म पढ़ा दूं या कोई भी पढ़ा दूं। तो ये लिखा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में भी आपको जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी। पहले आर्टिकल का नाम लिख दीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, स्ट्रेट अवे इस पे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू of the term, find the value of the term which is independent of x, in the expansion of, which is independent of x in the expansion of x square plus 1 by x का पावर 12। और मैं सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बाइनोमियल पढ़ते हुए कभी घबराइए मत, कॉन्फिडेंस रखिए और टॉपिक को अप्लाई करिए। मतलब सबसे पहले तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स के पावर 12 में टोटल कितने टर्म्स होंगे? 13। राइट फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 12। और आपको आगे वाला क्या बोल रहा है? मुझे उस टर्म की वैल्यू निकाल के दो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख दीजिए, वो हो जाएगा 12CR। अब मैं बोलता कुछ हूं और लिखता कुछ हूं। मैंने लिखा है x का पावर r। अब x मतलब सॉरी y का पावर r। मैं इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल रहा हूं, एक ही बात है। y का पावर r और मैं बोल रहा हूं x का पावर n माइनस r। मतलब ये जनरल टर्म क्या लिखा है? 12CR। ये लिखा है x का पावर 24 माइनस 2r और ये लिखा है x का पावर r। मतलब ये जनरल टर्म क्या लिखा है? 12CR x का पावर 24 माइनस 3r। और ये जादू कैसे हुआ? x का पावर r ऊपर चला गया। ये है आपका जनरल टर्म। लेकिन आगे वाला बोल रहा था मुझे उस टर्म की वैल्यू बताओ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? जब x के पावर में जो भी लिखा है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि x का पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, x का पावर 1 होगा तो वो x हो जाएगा, x का पावर 2 हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब आपको क्या करना है? 24 माइनस 3r को 0 करना है। तो आपका r क्या आ गया? 8। तो r इक्वल टू 8 यहां डाल देंगे तो वो जो टर्म होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा वो 9th टर्म होगा और उसकी वैल्यू होगी 12C8 और यहां r के बदले 0 डालेंगे इंटू x का पावर 0। सो दिस इज दैट टर्म एंड दिस इज द वैल्यू इन द एक्सपांशन ऑफ दिस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। गो फॉर इट। और अगर ऑफलाइन वालों को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो घबराइए मत, समझते जाइए, घर में जाके वीडियो देखिए और नोट्स लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ टर्म
क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the expansion of x sin theta plus 1 by x cos theta का पावर 10, और क्वेश्चन में दिया है थीटा बिलोंग्स टू आर। तो इससे घबराइए मत, थीटा बिलोंग्स टू आर का मतलब है थीटा रियल है, मतलब थीटा कोई भी रियल नंबर। और हमें क्या निकालना है? हमें वो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है उस टर्म की जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। हमेशा से तरीका वही है, बाइनोमियल में कुछ नहीं आ रहा तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख दीजिए। तो हमने सबसे पहले लिखा जनरल टर्म, ये लिखा है 10CR, यहां लिखना पड़ेगा y का पावर r, और यहां लिखना पड़ेगा x का पावर n-r। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मेरे लिए ये y है और मेरे लिए ये x है, मैंने वही किया। थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो ये आएगा 10CR, ये हो जाएगा x का पावर 10-r, और नीचे से ये मतलब ये हो गया x का पावर 10-2r। ये लिखा है साइन थीटा का पावर 10-r, एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ये x का पावर क्या आ चुका है? 10-2r, और ये लिखा है साइन थीटा, और साइन थीटा का पावर क्या है? 10-r, और कॉस थीटा का पावर क्या है? r। अब आप चाहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू उस टर्म की जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। आप समझदार हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? जब ये x का पावर 0 होगा। मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया, R5 होगा। जैसे ही R5 होगा और ये x का पावर 0 हो जाए, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? 10C5, और ये लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल का पावर 5। लेकिन यहां पर एक हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं जो अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया। मैंने कहा, मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने 2 से डिवाइड किया, लेकिन जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी मैंने 2 के पावर 5 से किया। बस इतने सा आपसे एक्सपेक्टेशन है। ये फॉर्मूला आगे जाके हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे। 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये आपको नहीं आता है तो होल्ड कर लीजिए, वरना अभी के लिए सुन लीजिए। 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये साइन थीटा है कि साइन 2 थीटा है? कोई भी साइन की मैक्स वैल्यू 1 होती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से सीखेंगे। तो अगर ये 1 है, ये एज इट इज लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 10C5 अपॉन 2 का पावर 5, और ये उसके 6 टर्म की वैल्यू होगी जो कि मैक्सिमम होगी, और वो कब होगी? जब साइन 2 थीटा 1। लिख लीजिए। और हमें तो इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा, मतलब बस हमें ये बताना है ये उसकी मैक्स वैल्यू जी। जी सर, एक बार चेक करिए वीडियो कहां तक, कितने मिनट तक पहुंच चुका है? 34 चल रहा है। टॉपिक वही चल रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन एक क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टर्म involving x cube. Find the term involving x cube in the expansion of
मतलब इस बार आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है कि वो टर्म निकालना है जिसमें एक्स क्यूब हो? बात वही है। पहले आप जनरल टर्म लिख लीजिए 6CR y का पावर r और फिर लिख दीजिए x का पावर n माइनस r। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे क्या लिखा है। ये लिखा है 6CR, ये लिखा है 2 का पावर 6 माइनस r, ये लिखा है -1/3 का पावर r, और ये x का पावर 2 का पावर 6 माइनस r मतलब 12 माइनस 2r, मतलब और नीचे से x का पावर r ऊपर चला। इस बार आप क्या चाहते हैं? ये x क्यूब होना चाहिए, मतलब 12 माइनस 3r ये होना चाहिए। तो 3r इधर आ गया तो 3r 9 आ गया, मतलब r 3 आ गया। तो इसमें r 3 डाल दीजिए तो ये t4 हो जाएगा, r को 3 डालेंगे ये 3 हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, नीचे 3 का पावर 3 आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये x क्यूब आ जाएगा। तो ये वो टर्म है विच इज हैविंग एक्स क्यूब, और आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं विथ माइनस साइन। यहां तक क्लियर है? अब बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑफ कर दीजिए रेड बटन। हाँ